बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान, रशिया और तुर्की के लीडर्स की तेहरान में मीटिंग। इदलीब की सूरत हाल पर गौर। ताइब एर्दोगान ने कहा बहरान का मुस्तकिल हल चाहते हैं। तेहरान मीटिंग में इदलीब सीजफायर पर गौर। पुतिन ने कहा पूरे मुल्क में सीरियन हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए। ईरान और तुर्की ने सीरिया में फौजी ताउन के बारे में किया समझौता। रेफ्यूजियों की वापसी और लापता लोगों की तलाश के लिए भी काम करेंगे। इदलीब में रशिया के हमले जारी। सीरिया के वजीर आजम ने कहा जल्द ही हुकूमत का कंट्रोल बहाल हो जाएगा। यमन बहरान पर जेनीवा बातचीत शुरू नहीं हो सकी। सऊदी अरब ने अल हुसी डेलीगेशन को उड़ान भरने से रोक दिया। इराक के बसरा में सूरत हाल नाजुक। एहतजाजियों ने कई इमारतों को आग लगा दी। मरने वालों की तादाद 11 हो गई। जेम्स माटिस अचानक अफगानिस्तान पहुंचे। अमेरिका और तालिबान के बीच जल्द बातचीत हो सकती है। यरूशलेम में सिफारत खाने का फैसला वापस लेने से इसराइल नाराज। पैराग्वे में सिफारत खाना बंद कर दिया। फलस्तीनियों ने कहा जरूरतमंदाना कदम है। अमेरिका के सिंसिनाटी में बैंक के अंदर फायरिंग। हमला आवर समेत 4 हलाक। गुंटूर का नौजवान भी शामिल। केसीआर को लगा धक्का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा चुनाव की तारीखें पंडित तय नहीं कर सकते। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। रशिया, ईरान और तुर्की के लीडर्स की एक अहम मीटिंग तेहरान में हुई, जिसमें इदलीब की सूरत हाल पर गौर किया गया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इस मीटिंग में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मेजबानी की। इस मौके पर हसन रूहानी और तैयब एर्दोगान ने सीरिया में फौजी ताउन के बारे में एक समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते के तहत लड़ाई में बेघर होने वाले रेफ्यूजियों की वापसी की कोशिशें की जाएंगी और हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार और लापता लोगों के बारे में छानबीन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ईरान की वजारत खारजा ने इस बात की तस्दीक की 8 साल से जारी सीरिया जंग में कोई 5 लाख लोग हलाक हुए हैं और 1 करोड़ 10 लाख लोग बेघर हुए हैं। इस तरह सीरिया की आधी आबादी जंग की वजह से बेघर हुई है। इनमें से ज्यादातर लोग लबनान, जॉर्डन, तुर्की और यूरोप में रेफ्यूजियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। सीरिया के सदर बशर अल असद को इस जंग में कामयाबी हासिल हुई है और कई मुल्कों और ग्रुपों की कोशिशों के बावजूद इस जंग में वो 7-8 साल गुजरने के बाद अब भी सदर बरकरार हैं। बताया गया कि रशिया, ईरान और तुर्की के लीडर्स ने सीरिया में अमन और इस्तेहकाम की वापसी की कोशिशों के बारे में बातचीत की। हालिया अरसे में सीरिया जंग ने फैसला कुन मोड़ लिया है। अब इदलीब अकेला सूबा है जहां पर मिलिटेंट्स का कुछ असर है। रशिया, ईरान और तुर्की ने आस्ताना में भी इसी मकसद से बातचीत की थी और अमन के लिए काम किया था और इदलीब में सेफ जोन्स बनाने से इत्तेफाक किया था। तेहरान कॉन्फ्रेंस से पहले तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की चाहता है कि उसके पड़ोसी मुल्क सीरिया में बहरान का मुस्तकिल या पायदार हल निकाला जाए। तुर्की ने खबरदार किया कि इदलीब ऑपरेशन से रेफ्यूजियों का एक नया बहरान पैदा हो सकता है और कई लोग तुर्की में घुस आ सकते हैं। इदलीब तुर्की की सरहद पर वाक़ है। तेहरान बातचीत के मौके पर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने सीजफायर की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इदलीब में सीजफायर से इत्तेफाक होता है तो इससे ये छोटी मुलाकात बड़ी कामयाब साबित होगी। जुमे की मीटिंग का मकसद यह था कि इदलीब ऑपरेशन को टालने के लिए कोई काबिल कबूल फार्मूला तैयार किया जा सके। तुर्की, रशिया और ईरान ने पिछले साल इदलीब को सेफ जोन करार दिया था ताकि लड़ाई को कम किया जा सके, लेकिन अब सीरिया और रशिया का कहना है कि इदलीब दहशतगर्दों का घोंसला बन चुका है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है।
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सीरिया की हुकूमत को तमाम इलाकों में अपना कंट्रोल बहाल करना चाहिए। सीरिया में तीनों मुल्कों रशिया, ईरान और तुर्की के अपने अपने मफादात हैं। ईरान चाहता है कि वो सीरिया में अपने कदम मजबूती से जमाए, जिसके पड़ोसी इसराइल और लबनान है। तुर्की ने सदर बशर अल असद के मुखालिफ ग्रुपों की मदद की है। रशिया चाहता है कि वो इलाके में अपनी मौजूदगी को बढ़ाए ताकि कमजोर होते हुए अमेरिका की जगह ले सके। इदलिब में ज्यादातर एक तंजीम हयात तहरीर अल शाम का कंट्रोल है, जिसका अलकायदा से ताल्लुक रहा है। इस तंजीम का पुराना नाम अल नुसरा फ्रंट है। सीरिया की हुकूमत ने मिलिटेंट्स को पेशकश की है कि वो हथियार डाल दें और सुलह कर लें। रशिया के नायब वजीर खारजा सर्जी रेबकोफ ने कहा कि वो तेहरान कॉन्फ्रेंस में इदलिब के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में अल नुसरा फ्रंट और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स के बारे में खुसूसियत से बातचीत हुई। एक साल से कम अरसे में ये तीसरा मौका है जब तुर्की, रशिया और ईरान के लीडर्स ने सीरिया के बारे में ऐसी मुलाकात की। इससे पहले रशिया के सूची शहर में और तुर्की के दारुल अनकरा में ऐसी मीटिंग्स हुई हैं। तेहरान में छोटी मुलाकात से पहले ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने दमिश्क का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने सीरिया में दोबारा तामीर के कामों का जायजा लिया। जवाद जरीफ ने इस मौके पर कहा कि सीरिया और इराक में दोबारा तामीर में ईरानी कंपनियों का एक बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हम आस्ताना प्रोसेस के रुकन मुल्कों के साथ बातचीत करेंगे ताकि सीरिया के लोगों को और ज्यादा नुकसान से बचाया जा सके और इंतहा पसंदों के खात्मे के लिए काम कर सकें। तेहरान समिट के मौके पर अमेरिका ने एक बार फिर इदलिब में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की वार्निंग दी है। रेफ्यूजियों से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर ने ईरानी लीडर से अपील की है कि वो सीरिया में और ज्यादा खून खराबे को रोकें। उन्होंने अल जजीरा से बातचीत करते हुए कहा कि फौजी टकराव की वजह से जानी नुकसान का बहुत ज्यादा खतरा है। उन्होंने वजीर खारजा जवाद जरीफ, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और दूसरों से अपील की कि वो इंसानी जानों के नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करें। उन्होंने सीरिया की हुकूमत से कहा कि जो लोग वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस लाने के इंतजाम किए जाएं। इदलिब में हमले की सूरत में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का भी खतरा हो सकता है। मगरबी मुल्कों ने वार्निंग दी है कि अगर केमिकल हमले किए गए तो सीरिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ रशिया और सीरिया की हुकूमत का कहना है कि एक मिलिटेंट ग्रुप केमिकल हमले कर सकता है, जिसके लिए सरकारी फौज को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और सीरिया में हमले किए जाएंगे। इदलिब में सरकारी फौज के ऑपरेशन के बाद अमलन सीरिया जंग खत्म हो सकती है। सीरिया की फौज अपने इत्तेहादियों के साथ कई दिनों से इदलिब ऑपरेशन की तैयारी कर रही है और इदलिब के करीब सरकारी फौजें जमा हैं। सीरिया के वजीर आजम ने कहा कि इदलिब जल्द ही हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएगा। वजीर आजम इमाद खामिस ने कहा कि इदलिब में मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करीब है। उन्होंने कहा कि सीरिया कामयाब रहा है और आने वाली हर जंग में कामयाब रहेगा। खबर है कि इदलिब में रशिया के हवाई हमले जारी हैं। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने इन हमलों की तस्दीक की और कहा कि जुमे की सुबह बागियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि रशिया के हमलों का मकसद बागियों के मजबूत इलाकों को तबाह करना है। बात करते हैं यमन की। यमन के अलहूसियों ने कहा कि यमन बहरान के बारे में बातचीत शुरू नहीं हो सकी क्योंकि सऊदी अरब अलहूसियों के डेलीगेशन को जेनीवा के लिए उड़ान भरने से रोक रहा है। इस दौरान सऊदी अरब की तायद रखने वाली जिला वतन हुकूमत के सदर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी ने धमकी दी है कि अगर अलहूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक का डेलीगेशन 24 घंटों के अंदर नहीं पहुंचता है तो वो वापस चले जाएंगे। अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी के वजीर खारजा भी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से ये बातचीत होने वाली थी। उन्होंने कहा कि कुछ घंटों के अंदर फैसला किया जाएगा कि क्या जेनीवा बातचीत की जाए या उसे छोड़ दिया जाए। अलहूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक ने कहा है कि उनके डेलीगेशन को ओमान के एक जहाज में बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सऊदी अरब यमन के दारुल सना में उनके जहाज को उतरने से रोक रहा है। इस दौरान यमन की सबा न्यूज एजेंसी ने कहा कि अलहूसी चाहते हैं कि बातचीत में हिस्सा लेने वाले डेलीगेशन की हिफाजत की जमानत दी जाए। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स अब भी बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं। सऊदी अरब कई महीनों से यमन की जमीनी, हवाई और समंदरी नाकाबंदी किए हुए है। सऊदी अरब के नजरान में अलहूसियों के एक हमले में 36 लोगों के जख्मी होने के बाद लोगों में बेचैनी पाई जाती है। इस वाकये में 19 कारें तबाह हुई और 15 घरों को नुकसान पहुंचा। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि जख्मी होने वालों में बाज बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी एयरफोर्स ने अलहूसियों के मिसाइल्स को मार गिराया, जिसके बाद मिसाइल्स के टुकड़े गिरने से ये लोग जख्मी हुए। इस मलबे से सड़क पर एक बहुत बड़ा गड़ा पड़ गया। 4 खानदानों को इस हमले के बाद दूसरी जगह पहुंचाया गया। यह भी कहा गया कि जाजान में भी सऊदी एयरफोर्स ने अलहूसियों के मिसाइल को मार गिराया। सऊदी अहदेदारों ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को नजरान में अलहूसियों के हमले की मजम्मत करनी चाहिए। सऊदी अरब ऐसे हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराता है।
इराक के बसरा में एहतजाजियों ने कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी। ताजा झड़पों में कम से कम 2 लोग हलाक हो गए। बसरा में कई दिनों से तनाव पाया जाता है। मुसलसल चौथी रात बसरा में गड़बड़ हुई। हजारों लोग नौकरियों और दूसरी सहूलतों का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल आए। उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई। इराक के इंसानी हुकूक कमीशन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से झड़पों में मरने वालों की तादाद 11 हो गई है। बसरा में 3 सितंबर को ताजा गड़बड़ शुरू हुई थी। एहतजाजियों ने एक टीवी चैनल, इराकिया टीवी के दफ्तरों पर भी हमले किए और बाज़ सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स को भी आग लगा दी। एहतजाजियों ने एक हथियारबंद शिया लश्कर असीब अहल हक और हिकमा पार्टी के दफ्तरों को भी आग लगा दी। उन्होंने एक आला ओहदेदार के घर पर भी हल्ला बोल दिया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत को हमारी कोई फिक्र नहीं है। एहतजाजियों के साथ गुंडों की तरह निपटा जा रहा है। यहाँ कोई गुंडा नहीं है। लोग बेजार आ चुके हैं। लोग बुनियादी सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं। ये तनाव एक ऐसे वक्त पैदा हुआ है जब सियासी जमातें नई हुकूमत बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। मई के महीने में होने वाले इलेक्शंस में किसी भी पार्टी या ग्रुप को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई थी। कई महीनों से बसरा में ऐसे मुजाहरे हो रहे हैं। ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी ने चाइना का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने आपसी मसाइल के अलावा दुनिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बातचीत की और दोनों मुल्कों के बीच ताउन बढ़ाने का फैसला किया। एक खबर में कहा गया कि ईरान और चाइना के ओहदेदारों के बीच दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई और सिक्योरिटी ताउन के बारे में बातचीत हुई। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस अचानक अफगानिस्तान पहुंचे। उन्होंने तालिबान के साथ सुलह के बारे में अफगान ओहदेदारों से बातचीत की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से फौजों को वापस बुलाने का वादा किया था, लेकिन पिछले अगस्त में उन्होंने अफगानिस्तान के ताल्लुक से एक नई पॉलिसी जारी की जिसके तहत अमेरिकी सिपाहियों की तादाद बढ़ाई जाएगी। तालिबान ने कहा है कि वो उस वक्त तक अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे जब तक अमेरिका अफगानिस्तान को नहीं छोड़ देता। तालिबान ने कहा कि वो अफगानिस्तान को गैर मुल्की सिपाहियों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। ऐसी कयास आराइयां हैं कि अमेरिका और तालिबान के नुमाइंदों के बीच इस महीने बातचीत हो सकती है। जेम्स माटिस ने यह दौरा एक ऐसे वक्त किया है जब अफगानिस्तान में एक के बाद एक कई हमले किए जा रहे हैं। हाल ही में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर हमले में 26 लोग जाँ बहक हुए थे। इस हमले में हजारा शिया कम्युनिटी के अरकान को निशाना बनाया गया था। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। ईरान, रशिया और तुर्की के लीडर्स की तेहरान में मीटिंग। इदलीब की सूरत हाल पर गौर। ताइब एर्दोगान ने कहा बहरान का मुस्तकिल हल चाहते हैं। तेहरान मीटिंग में इदलीब सीजफायर पर गौर। पुतिन ने कहा पूरे मुल्क में सीरियन हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए। ईरान और तुर्की ने सीरिया में फौजी ताउन के बारे में किया समझौता। रेफ्यूजियों की वापसी और लापता लोगों की तलाश के लिए भी काम करेंगे। इदलीब में रशिया के हमले जारी। सीरिया के वजीर आजम ने कहा जल्द ही हुकूमत का कंट्रोल बहाल हो जाएगा। यमन बहरान पर जेनीवा बातचीत शुरू नहीं हो सकी। सऊदी अरब ने अल हुसी डेलीगेशन को उड़ान भरने से रोक दिया। इराक के बसरा में सूरत हाल नाजुक। एहतजाजियों ने कई इमारतों को आग लगा दी। मरने वालों की तादाद 11 हो गई। जेम्स माटिस अचानक अफगानिस्तान पहुंचे। अमेरिका और तालिबान के बीच जल्द बातचीत हो सकती है। यरूशलेम में सिफारत खाने का फैसला वापस लेने से इसराइल नाराज। पैराग्वे में सिफारत खाना बंद कर दिया। फलस्तीनियों ने कहा जरूरतमंदाना कदम है। अमेरिका के सिंसिनाटी में बैंक के अंदर फायरिंग। हमला आवर समेत 4 हलाक। गुंटूर का नौजवान भी शामिल।
केसीआर को लगा धक्का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा चुनाव की तारीखें पंडित तय नहीं कर सकते। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने धमकी दी है कि अगर इसराइल की हुकूमत हमास के साथ कोई समझौता करती है तो वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात तोड़ लेंगे। लंदन से छपने वाले अरबी अखबार अल हयात ने फलस्तीनी ओहदेदारों के हवाले से ये बात बताई। महमूद अब्बास का ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब इजिप्ट में फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशें हो रही हैं और हाल ही में महमूद अब्बास ने रामल्ला में इसराइली ओहदेदारों के साथ भी मुलाकात की थी। फलस्तीनियों ने इसराइल में पैराग्वाय का सफारत खाना वापस तेल अवीव मुंतकिल करने के जुर्रतमंदाना फैसले की तारीफ की है। पैराग्वाय की नई हुकूमत ने यह फैसला उलट दिया है। ट्रंप के बाद पैराग्वाय और ग्वाटेमाला ने अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए इसराइल के सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल किया था। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने पैराग्वाय के इस फैसले को जुर्रतमंदाना कदम बताया और कहा कि यह इसराइल के लिए एक धक्का है। महमूद अब्बास ने कहा कि पैराग्वाय का यह कदम फलस्तीन की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। फलस्तीनी ओहदेदारों ने ग्वाटेमाला से भी कहा है कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने लैटिन अमेरिका के मुल्क पैराग्वाय में अपने सफारतखाने को बंद करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आपसी ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। पैराग्वाय के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल के इस जवाबी कदम को हद से ज्यादा बताया। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि पैराग्वाय उसूलों का मुल्क है। अमेरिका के शहर सिंसिनाटी में एक बैंक में फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें 4 लोग हलाक हो गए। मरने वालों में एक हिंदुस्तानी नौजवान भी शामिल है। 25 साल पृथ्वीराज गुंडप्पी का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के गुंटूर से है। यह फायरिंग एक 29 साल शख्स उमर एट्रिक ने की। उसका ताल्लुक ओहायो से बताया गया। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के सफारतकारों ने बताया कि काउंसलेट पुलिस के साथ राब्ते में है। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने कहा कि पृथ्वीराज की मैयत को हिंदुस्तान भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस हमले में मारे गए दूसरे लोगों की पहचान 48 साल लुइस फिलिप और 64 साल रिचर्ड की हैसियत से की गई है। 5 लोग जख्मी भी हुए। हमला आवर की नीयत क्या थी, इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। बताया जाता है कि वो बैंक में इससे पहले भी आया था। पुलिस ने हमला आवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। पृथ्वीराज बैंक में कंसल्टेंट की हैसियत से काम करता था। पाकिस्तान में कट्टर तंजीमों के दबाव में इमरान खान की नई हुकूमत ने एक मशहूर माहिर मौशियात को हुकूमत के एडवाइजर की हैसियत से हटा दिया। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने यह ऐलान कर दिया। बास कट्टर तंजीमें इस तकर्रुर की मुखालिफत कर रही थी क्योंकि इस माहिर मौशियात का ताल्लुक अहमदी फिरके से था। पाकिस्तान में अहमदी फिरके को इस्लाम से खारिज किया गया है। आतिफ मियां को पिछले हफ्ते इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया था। तहरीक इंसाफ के लीडर फैसल जावेद खान ने इस फैसले का ऐलान किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इसकी तस्दीक की और कहा कि हुकूमत इत्तेहाद बरकरार रखना चाहती है, इसीलिए यह फैसला किया गया। पाकिस्तान में कोई 5 लाख अहमदी रहते हैं जिन्हें आमतौर पर कादियानी कहा जाता है। उन्हें खुद को मुसलमान कहने की इजाजत नहीं है और ऐसा करने पर उन्हें जेल की सजा दी जाती है। 1984 में एक कानून मंजूर करते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। कई कट्टर तंजीमों ने, जिनमें तहरीक लब्बैक भी शामिल है, इस तकर्रुर पर एतराज किया था। 3 दिन पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आतिफ मियां के तकर्रुर का बचाव किया था और कहा था कि वो इंतहा पसंदों के आगे नहीं झुकेंगे। आतिफ मियां मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए हैं और एक मशहूर पाकिस्तानी अमेरिकन प्रोफेसर हैं जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की सिविल और फौजी लीडरशिप में कोई इख्तलाफात नहीं है। रावलपिंडी में फौज के हेडक्वार्टर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इख्तलाफात की बातें सिर्फ हवाई बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। दोनों का मकसद यह है कि इस कौम के मसाइल को हल करें। ब्राजील में एक अहम सदारती उम्मीदवार पर एक रैली के दौरान चाकू से हमला किया गया। इस हमले के बाद जैर बोल्सोनारो को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब कुछ हफ्ते बाद ब्राजील में इलेक्शंस होने वाले हैं। यह वाकया जुइस बैनफोरा टाउन में पेश आया। इस वाकये का वीडियो भी सामने आया है जिसमें सदारती उम्मीदवार को चाकू घोंपे जाने के बाद दर्द से कराहते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने इस वाकये के सिलसिले में एक 40 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सदारती उम्मीदवार की सेहत के बारे में एक बुलेटिन जारी किया गया और बताया गया कि उनकी हालत मुस्तहकम है। ये सियासतदान अपने नस्ल परस्ताना और दूसरे मुतनाज़िब बयानात के लिए जाने जाते थे। फिजी में 7.8 शिद्दत का एक बड़ा ज़लज़ला आया लेकिन कोई सुनामी वार्निंग जारी नहीं की गई। नुकसानात के बारे में भी कोई खबर नहीं है।
एक आलमी अदालत ने इशारा दिया है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को बेघर करने के मामले की तहकीकात हो सकती है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के एक पैनल ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए म्यांमार के फौजी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। आलमी अदालत के ओहदेदारों ने कहा कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हैं। बात करते हैं इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ने टीआरएस लीडर के चंद्रशेखर राव को धक्का दिया है और इशारा दिया है कि रियासत में बहुत जल्द इलेक्शंस नहीं भी हो सकते हैं। चंद्रशेखर राव ने एक दिन पहले यानी जुमेरात को एक कैबिनेट मीटिंग के बाद असेंबली डिसॉल्व करने का ऐलान किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने कहा कि किसी पंडित की पेशकयासी के जरिए तेलंगाना असेंबली के इलेक्शंस की तारीख और वक्त का फैसला नहीं किया जा सकता। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए रावत ने कहा कि इस बात का जायजा लिया जाएगा कि क्या तेलंगाना इलेक्शंस 4 रियासतों के चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं या नहीं। रावत ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन तैयारियों का जायजा लेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में बहुत जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं। रावत ने कहा कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से तैयारियों का जायजा लेगा। इसके बाद फैसला किया जाएगा कि इलेक्शंस कब कराए जाएं। इसके बाद ही सरकारी ऑडिट होगी और फिर कमीशन दौरा करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शंस के बारे में केसीआर के तबसरे गैर जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जिस अंदाज में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने इलेक्शंस के शेड्यूल का ऐलान किया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। कई दिनों से अंदाजे लगाए जा रहे थे कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। केसीआर चाहते हैं कि रियासत के असेंबली इलेक्शंस अगले साल के लोकसभा इलेक्शंस के साथ ना हो। कांग्रेस के इस दावे पर कि जल्द इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि वोटर लिस्ट तैयार नहीं है और ईवीएम्स भी तैयार नहीं है। रावत ने कहा कि वोटर लिस्टों का काम शुरू हो चुका है और तेलंगाना इलेक्शंस के लिए ये कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक असेंबली इलेक्शंस को डिसॉल्व करने के 6 महीनों के अंदर इलेक्शंस होना चाहिए। इस दौरान तेलंगाना के इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार को दिल्ली बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन की एक मीटिंग हुई जिसमें सूरत हाल पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हर मंगल और जुमे को होती है। पता चला है कि इस मीटिंग में तेलंगाना के बारे में गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मॉब लिंचिंग के वाकयात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। अदालत ने मॉब लिंचिंग के बारे में पहले जारी ऑर्डर्स पर अमलावरी के बारे में रियासतों को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। इससे पहले अदालत ने गौरक्षा के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी की रोकथाम के लिए बाज़ हिदायतें जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन रियासतों को वार्निंग दी जो अदालत के हुक्म पर अमल नहीं कर रही हैं। इस दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश की हुकूमतों ने अपने हलफनामे दाखिल किए। दिल्ली में तारीखी लाल किले के करीब 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके आईएस से ताल्लुक का शुबा जाहिर किया जा रहा है। वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों की पहचान परवेज रशीद और जमशीद जौहर की हैसियत से की गई। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक शख्स का रिश्तेदार एक एनकाउंटर में हलाक हुआ था। गुजरात में पटेलों के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा करने वाले लीडर हार्दिक पटेल को तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। वो 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान, रशिया और तुर्की के लीडर्स की तेहरान में मीटिंग। इदलीब की सूरत हाल पर गौर। ताइब एर्दोगान ने कहा बहरान का मुस्तकिल हल चाहते हैं। तेहरान मीटिंग में इदलीब सीजफायर पर गौर। पुतिन ने कहा पूरे मुल्क में सीरियन हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए। ईरान और तुर्की ने सीरिया में फौजी ताउन के बारे में किया समझौता। रेफ्यूजियों की वापसी और लापता लोगों की तलाश के लिए भी काम करेंगे। इदलीब में रशिया के हमले जारी। सीरिया के वजीर आजम ने कहा जल्द ही हुकूमत का कंट्रोल बहाल हो जाएगा। यमन बहरान पर जेनीवा बातचीत शुरू नहीं हो सकी। सऊदी अरब ने अल हुसी डेलीगेशन को उड़ान भरने से रोक दिया। इराक के बसरा में सूरत हाल नाजुक। एहतजाजियों ने कई इमारतों को आग लगा दी। मरने वालों की तादाद 11 हो गई। जेम्स माटिस अचानक अफगानिस्तान पहुंचे। अमेरिका और तालिबान के बीच जल्द बातचीत हो सकती है।
یروشلم میں سفارت خانے کا فیصلہ واپس لینے سے اسرائیل ناراض، پیراگوئے میں سفارت خانہ بند کر دیا، فلسطینیوں نے کہا جرأت مندانہ قدم ہے۔ امریکہ کے سنسناٹی میں بینک کے اندر فائرنگ، حملہ آور سمیت 4 ہلاک، گنٹور کا نوجوان بھی شامل۔ کے سی آر کو لگا دھکا، چیف الیکشن کمشنر نے کہا چناؤ کی تاریخیں پنڈت طے نہیں کر سکتے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شدید الفراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔